तुमसे तंग आ चुकी हूँ। संजय, मिस्टर केडी पाठक। जी कहिए। बैठ। मैं मिसेस उषा मधोक, ये मेरी बेटी गीता। बहुत जल्द इस पर अपने सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगने वाला है। सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगना? इससे पहले कि पुलिस आकर इसे गिरफ्तार करती, मैं सीधा आपके पास इसे लेकर आई हूँ। दरअसल आज सुबह मेरे पति संजय मधोक की लाश हमारे लोनावाला फार्म हाउस में मिली और उनकी लाश के पास उनका पालतू तोता चैको भी मिला। और वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। गोली मत चलाओ गीता, गोली मत चलाओ गीता। केडी सर, मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। एक मिनट। एक तोता कह रहा है कि इन्होंने कत्ल किया, इसलिए आप? जी हाँ। देखिए मिसेस मधोक, तोते की गवाही अदालत नहीं मानती। अगर आपकी बेटी बेगुनाह है तो मैं बचा लूंगा। आइए इंस्पेक्टर दवे, आइए। ये लड़की बेगुनाह नहीं है। ये रहा अरेस्ट वारंट। हथकड़ी पहनाओ। एक मिनट दवे, एक तोते के बयान के आधार पर तुम इस लड़की को अरेस्ट करो? केडी, तोते के अलावा बाकी सबूत भी इसके खिलाफ है। Really? योर ऑनर, गीता मधोक के आंसुओं की ये बाढ़ उनकी बेगुनाही के दर्द की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है जज साहब क्योंकि गुनाह करने के बाद ये पकड़ी गई। मिस्टर संजय मधोक एक बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने 2 तलाकों के बाद की अपनी तीसरी शादी मिस उषा मिश्रा से, जो कि वहां बैठी हैं। अब वो खुद एक डिवोर्सी हैं जिनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी है, मिस गीता मिश्रा। मिस्टर संजय मधोक और मिस उषा मिश्रा की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गीता अपने आप को गीता मिश्रा कहती है, गीता मधोक नहीं। मिस्टर संजय मधोक सौतेले थे, लेकिन थे तो आपके पिता। क्या बुलाते थे आप उन्हें प्यार से? पापा, डैडी, पॉप्स, व्हाट? जी मैं उन्हें मिस्टर मधोक ही कहती थी। क्यों? क्या वो आपके दिल में पिता की भावना नहीं जगा सके? जी नहीं, मेरी माँ ने भले ही उन्हें अपना पति माना हो, लेकिन मैंने उन्हें अपना पिता कभी नहीं समझा। इनफैक्ट आपने तो हमेशा से उन्हें अपना दुश्मन समझा, am I right? दुश्मन तो हम थे उनके। उस आदमी ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अपने अंगूठे के नीचे रखता था, बात बात पर शक करना, और अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो बस मार कुटाई शुरू। जल्लाद था वो आदमी, जल्लाद। बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया उसने? क्या ये सच है कि 1 हफ्ते पहले आपके बर्थडे पार्टी के दिन आप दोनों के बीच बड़ा सा तमाशा हुआ था, तू मैं हुई थी, जहाँ के आपके पिता ने मिस्टर मधोक ने आपको चोर कहा था? चोर? मिस्टर मधोक को ये लगता था कि सबकी नजर उनके पैसों पर है। मेरा बर्थडे भी बर्बाद कर दिया उन्होंने।
मन तो आया कि मैं उन नहीं बेटी। नहीं नहीं मिसेस मधोक, इस तालब से सुलगते ज्वालामुखी को आप कब तक शांत रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो इसे फटना ही था, और जिस दिन वो फटा उस दिन निकली एक गोली जो सीधा मिस्टर मधोक के सीने को चीर कर बुझाने चली मिस गीता के इंतकाम के प्यास को। क्या बात है मिस केसवानी, क्या बात है, मजा आ गया। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि आप किसी रहस्यमय फिल्म की पटकथा लिख रही हैं। आई एम सीरियस केडी, इस लड़की ने मिस्टर मधोक का कत्ल किया है। लोनावला में उनके फार्म हाउस जाकर उन पर गोली चलाई है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। या राइट, तो इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर का कोई सबूत है आपके पास, कोई गवाह? आई मीन उस तोते के अलावा। हाँ? इस केस में एक तोता भी है मिस केसवानी? जी योर ऑनर, तोता भी है। मिस्टर मधोक का पालतू तोता चैको, जो मर्डर के वक्त लाश के पास था। मैं अदालत में चैको को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इट्स रिडिकुलस। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये तोता इस केस का इकलौता गवाह है। योर ऑनर, एक तोते की गवाही इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इकलौता गवाह है योर ऑनर। आई स्टिल ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जब से मिस्टर मधोक का खून हुआ है तब से ये तोता बस एक ही बात दोहरा रहा है, जो है ऑर्डर ऑर्डर। चैक, बोलो गीता ने क्या किया? ऑर्डर ऑर्डर। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। तो क्या ये तोता झूठ बोल रहा है? तो क्या तोते ने सच बोलने की कसम खाई है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, तोता तोता होता है, उससे जो रटवाओगे वो बोलेगा। तोते के बड़बड़ाने से थोड़ी कोई केस बन सकता है, थोड़ी कोई गवाही मानी जा सकती है। कम ऑन केडी, मैं एक तोते को इस केस में गवाह नहीं बनाने वाला, लेकिन ये जो कह रहा है इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इसलिए बस हम इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके जाने देंगे उसे। तोते का स्टेटमेंट लेंगे आप? योर ऑनर, जैसे मैंने कहा, तोते को जो रटवाओगे वो बोलेगा। और वैसे भी एक बात सोचने वाली है कि तोते को कुछ सिखाने में महीने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो जिस दिन से मिस्टर मधोक की मौत हुई है ये गीता गीता कर रहा है। थिंक अबाउट इट योर। किस किताब में लिखा है केडी कि एक तोते को सीखने के लिए महीने लग जाते हैं? आम बात है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ज्यादातर, हमेशा नहीं। What are you trying to say? इंसानों की तरह हर तोते का भी अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है। Your Honor, तोते के ग्रास्पिंग पावर की बात कर रहे हैं। चैको, बोलो It's funny। ऑर्डर ऑर्डर। चैको, बैड बॉय, बोलो It's funny। चैको, बोलो It's funny। मिस केसवानी, शायद इसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी मजबूत नहीं है। महीने कह रहे थे ना तुम? कितना वक्त लगा केडी? 40 seconds। स्टिल अ तोता योर ऑनर। योर ऑनर, अगर ये तोता न भी होता तब भी गीता मिश्रा इस कटघरे में खड़ी होती, क्योंकि जिस बंदूक से संजय मधोक का कत्ल हुआ वो बंदूक पुलिस को संजय मधोक के फार्म हाउस के बाहर एक कचरे के डब्बे में मिली, जिस पर फोरेंसिक्स के अनुसार गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान हैं। मिस गीता, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बताती हूँ कि इस गन पर मेरी उंगलियों के निशान कैसे आए। उस दिन मैं मिस्टर मधोक से मिलने सुबह फार्म हाउस गई थी, लेकिन डोरबेल बजाने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा शायद वो सो रहे हैं, इसलिए वहां से जाने लगी कि अचानक एक गमले में मैंने इस गन को देखा। मुझे लगा कि शायद ये मिस्टर मधोक की गन है।
गन कचरे में क्यों फेंकी गीता? कुछ दिन पहले एक लड़ाई के दौरान मिस्टर मधोक ने मेरी माँ को गोली मारने की धमकी दी थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने वो गन फेंक दी। पर मुझे नहीं पता था कि इसी गन से उनकी हत्या हुई है। बाय द वे गीता, मिस्टर मधोक जिन्हें तुम्ही ने कुछ ही देर पहले जल्लाद कहा था, इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्यों मिलने गई थी? वो मिस्टर मधोक को ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी कंपनी से पैसों की फेरबदल की है और वो पुलिस को बुलाने वाले थे। उनकी इसी गलतफहमी को दूर करने में वहां पर गई थी। कितने पैसों की फेरबदल गीता? वो कुछ 8 करोड़ की। Quiet, please. 8 करोड़ की? कुछ? तुम उसे मामूली फेरबदल कह रही हो गीता? ये तो बहुत बड़ा गबन है, स्कैम है, इट्स अ फ्रॉड। इसीलिए मारा तुमने मिस्टर मधोक को। मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही मैंने वो पैसे लिए हैं। लिए हो या ना लिए हो, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो कुछ 8 करोड़ उन 100 करोड़ के नीचे दबने वाले हैं जो अब तुम्हारी माँ को मिलेंगे मिस्टर संजय मधोक की मौत के बाद। डिफेंस। गीता, माफी चाहता हूं, सवाल थोड़ा निजी है लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आपकी कमर कितनी है? मेरा मतलब है आप किस साइज का जीन्स पहनती हैं? 26। 26। और कुर्ता? स्मॉल साइज। क्या ये कपड़े आपके हैं? जरा बताइए। नहीं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। कभी आपने इन कपड़ों को पहले देखा? जी मैंने नहीं देखे। योर ऑनर, ये कपड़े मिस्टर संजय मधोक के फार्म हाउस के बेडरूम की अलमारी से पाए गए हैं। ये गीता के नहीं है क्योंकि ये इनकी साइज से बड़े हैं। ये मिसेस उषा मधोक के नहीं है क्योंकि ये उनकी साइज से छोटे हैं। यानी कि किसी तीसरी औरत के। योर ऑनर, ये कपड़े मिस्टर संजय मधोक की पड़ोसन मिस बालाकृष्णन की है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। हाँ तो मिस बालाकृष्णन, सुना है कि आप राइटर हैं, लेखिका हैं। क्या लिखती हैं आप? जी मैं नोवेल लिखती हूँ। अच्छा। अक्सर लोनावाला में अपने फार्म हाउस जाकर, जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है। जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है, इतना नजदीक है योर ऑनर कि इनके कपड़े उनके बेडरूम तक पहुंच गए। ये कपड़े मेरे नहीं हैं। ये कपड़े आपके नहीं हैं? ताज्जुब की बात है मिस बालाकृष्णन, क्योंकि आपके कपड़ों पर जो लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है, SM लॉन्ड्री, इनके मालिक का ये कहना है कि ये कपड़े मेरे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। सच बोलना अच्छी आदत होती है। चलिए अब सच सच ये भी बता दीजिए कि आपके और मिस्टर मधोक के बीच क्या रिश्ता था? संजय और मैं गहरे दोस्त थे? जी नहीं। गहरे दुश्मन थे? जी जी, गहरे दुश्मन इसलिए मिस बालाकृष्णन क्योंकि ये गन जिस पर योर ऑनर गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान है, ये गन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये गन आपकी है। क्या ये सही है या जी? और क्या ये भी सही है या नहीं कि आपका पूरा नाम मिस गीता बालाकृष्णन है?
मेरा नाम भी गीता है, पर मैंने तोते को नहीं, मैंने संजय मधोक को नहीं मारा। गन नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता। योर ऑनर, तोता भी मेरी बात से सहमत। एक बात जानना चाहूंगा आपसे मिस बालाकृष्णन, मिस गीता बालाकृष्णन, कि आपके कपड़े और आपकी पिस्तौल संजय मधोक जी के घर पर पहुंची कैसे और क्यों? जी, संजय और मेरे बीच अफेयर चल रहा था, इसलिए। ऑर्डर ऑर्डर। अक्सर हम अपना वीकेंड उस फार्म हाउस पे गुजारा करते थे। एक ऐसे ही वीकेंड पर उसने मुझसे गन ली थी। कमाल है, इतना प्यार की उन्होंने गन मांगी और आपने दे दी, क्यों भी नहीं पूछा? संजय का कहना था कि उसकी कंपनी से किसी ने 8 करोड़ रुपए की चोरी की है। संजय ऐसा इंसान था जो 1 रुपए की चोरी को भी माफ नहीं करता। गन उसने उसको धमकाने के लिए मांगी। यानी कि गीता मिश्रा, जिन्होंने मिस्टर मधोक की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया। मियर स्पेक्यूलेशन योर ऑनर। ये जानकारी ना तो प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास है ना मेरे पास। जिनके पास है, मैं चाहता हूं कि वो कटघरे में आकर इस बात पर रोशनी डालें। मिस्टर संजय मधोक के ऑडिटर मिस्टर अनंत दिघे। योर ऑनर, मैं एक ऑडिटर हूँ। 11 जुलाई को संजय मधोक ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स पर स्पेशल ऑडिट का काम मुझे सौंपा था। उन्हें शक था कि कोई जाली पेपर बना के उनके फंड्स की चोरी कर रहा है। तो मिस्टर डिगे, क्या ये चोर आपको मिला? सॉरी, मैं पूछ रहा था कि क्या ये चोर आपको मिला? जी, 1.5 महीने की कोशिश के बाद वो 8 करोड़ का गबन करने वाला हमें मिल ही गया। गीता मिश्रा? जी नहीं, मिस्टर ब्रिज कोटियाल। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर संजय मधोक की कंपनी के जनरल मैनेजर। तो मिस्टर डिगे, क्या आपने मिस्टर मधोक को इत्तला की इस बारे में? जी, इस बारे में मैंने उन्हें उनके कत्ल की रात फैक्स भेजा था, लेकिन फैक्स पढ़ने से पहले ही शायद उनकी मौत हो गई थी। इसका मतलब योर ऑनर कि मिस्टर संजय मधोक का गीता मिश्रा पर शक करना गलत था। थैंक यू मिस्टर डिगे, आप जा सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संजय मधोक के जनरल मैनेजर मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को। मैं मानता हूं वो सारे पैसों की चोरी और अकाउंट का फेरबदल मैंने ही किया था, लेकिन मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा, जैसा मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। कोटरियाल, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वारदात की रात 10 बजे मिस्टर मधोक के फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार आखिरी फोन उन्होंने आपको किया था, वो भी मिस्टर डिगे के उनको फैक्स भेजने के 5 मिनट बाद। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर कोटरियाल कि मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को फैक्स भेजा, जिसे पढ़कर मिस्टर मधोक ने आपको फोन किया। आपको लगा कि आपका केस खत्म हो गया और आपके गबन की बात आम हो जाए उससे पहले आप। नहीं वकील साहब, उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो फैक्स पढ़ा ही नहीं था। और एक बात, मिस्टर कोटरियल का पहला नाम ब्रिज है, गीता नहीं। मिस्टर कोटरियल सच कह रहे हैं या झूठ, वो अभी पता चल जाएगा। क्योंकि योर ऑनर, उस रात 10 बजे मिस्टर मधोक अपने फार्म हाउस में अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके पड़ोसी कर्नल रंजीत थापर। मैं और संजय बहुत पुराने दोस्त थे। इनफैक्ट 2 साल पहले वो फार्म हाउस संजय को मैंने ही बेचा था। उस रात हमेशा की तरह मैं और संजय साथ ही में बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे कि यार थापर,
तू तो आर्मी वाला है ना, कोई अच्छी सी सिक्योरिटी बता, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों, तुझे कौन धमका रहा है? अरे वो मेरी सौतेली बेटी गीता। यकीन नहीं होता, उसी लड़की ने मेरी कंपनी के अकाउंट से 8 करोड़ का घपला किया है। 8 करोड़, कैन यू बिलीव इट? और उसे पता है कि ये बात मैं जानता हूं। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए, उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। तो तुझे डर है कि इससे पहले कि तू कुछ करे वो तेरी जान ले लेगी? कोई शक है? हेलो कोटरियाल, वो मेरी मंडे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके। तो मिस्टर मधोक को तब भी ये गलतफहमी थी कि गीता मिश्रा ने ही गबन किया है। जी मुझे लगता नहीं कि संजय ने फैक्स देखा हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बंदूक पर उंगलियों के निशान, गवाहों के बयान और तोते का बार बार गीता गीता कहना, ये सब यही साबित करता है कि गीता मिश्रा ने ही कत्ल किया है। मरने वाले को खुद ये डर था कि गीता उसकी जान लेगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जज साहब? प्रोसिक्यूशन की ये मांग है कि इस लड़की गीता मिश्रा को दफा 503 फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दफा 302 मर्डर के तहत इतनी लंबी सजा दी जाए कि वो दिन गिनते गिनते थक जाए। नहीं जज साहब, मेरी बेटी को उसके किए की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया, अपनी माँ के लिए। मिसेस मधोक, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि गीता ने वो कत्ल किया है? नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात थे मुझे लगा शायद मेरी बेटी ने। देखिए मिसेस मधोक, आपने अदालत में जो किया, भरी अदालत में जज के सामने, कुल मिला के आपने केस प्रोसिक्यूशन को जितवा दिया, अपनी बेटी को सजा सुना दी आपने। आई एम सॉरी, लेकिन मैं डर गई थी। इस तरह की भाषा कौन कौन सिखाता है सर? पता नहीं, मैंने तो इसे कभी अपने पास नहीं रखा है, लेकिन ये गीता से काफी घुला मिला हुआ है। ये तो तमिल बोल रहा है। तमिल में बंदर को कुरंग कहते हैं और मुंजी मतलब फेस, यानी कि बंदर जैसा मुंह। मिसेस मधोक, आपके घर में कोई है जो तमिल बोलता है, आप या गीता या कोई और? जी नहीं। अच्छा, तो फिर इसने तमिल बोलना कहाँ से सीखा? गीता, माफी चाहता हूँ, सवाल थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा टेढ़ा है। आपका इस तोते के साथ कैसा रिश्ता है? जी, चैको ज्यादातर मेरे साथ ही रहता था और मैंने उसे कई वर्ड्स भी सिखाए थे, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हेलो। और कुछ गीता? जब मैं अपनी उंगली उसके सामने रखती थी तो बड़ी अच्छी तरीके से वो उस पर आकर बैठ जाता था। यानी कि आप और चैको के बीच इतनी दोस्ती थी कि वो आकर आपकी उंगली पर बैठ जाता था। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इन्हें मौका दिया जाए कि ये वहां जाकर अपनी बात का प्रदर्शन कर सके। इजाजत है। चैको, गुड बॉय, कम। ऑर्डर ऑर्डर। इसने ऐसा कभी नहीं किया।
इसलिए क्या गीता? क्योंकि वो जानता है कि तुम ही कातिल हो। बिल्कुल गलत सोच है आपकी प्रोसिक्यूटर साहब। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। गीता आप आइए। योर ऑनर, इस तोते ने जो किया इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, क्योंकि ये चैको है ही नहीं। Quiet, please. What? हाँ, ये चैको है ही नहीं। चैको की तरह दिखने वाला कोई दूसरा तोता है। योर ऑनर, जरा सोचिए, कुछ ही दिनों में इस तोते का शब्दकोश ही नहीं, व्यवहार भी बदल गया। जिसे ये सिखाया गया है, गीता गन नीचे रखो, गीता गोली मत चलाओ, ये गाली देता है, अलग भाषा में बात करता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चैको नहीं, इसके रूप का कोई और तोता है। वेरी इंप्रेसिव। वैसे इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास, केरी? योर ऑनर, इस तोते को अलेक्जेंडर तोता कहा जाता है और इस तोते के डीलर्स मुंबई में बहुत कम है। मैंने पता करवाया है कि पिछले दिनों में कितने लोगों ने अलेक्जेंडर तोते खरीदे। तो क्या पता लगा? दुर्भाग्यवश अभी तक तो कुछ पता नहीं चला यार, लेकिन बहुत जल्दी पता चलता है। मुझे कुछ अंदाजा है कि ये तोता किसका है। ये तोता मेरा नहीं है, इसे मैंने नहीं खरीदा। गीता जी, ये तोता उस दिन मेरे दफ्तर में तमिल में गालियां दे रहा था, और इस केस से जुड़े सारे लोगों में से सिर्फ एक आप ही है जिसको तमिल आती है। अगर ये तोता आपका नहीं है तो इसे तमिल किसने सिखाया होगा? और गीता कृष्णन ने तोते को ये भी सिखा दिया, कान नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता, ताकि आगे चलकर तोता उसे ही अदालत में फंसा सके। कहो केडी, क्या केसवानी की बात का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है, बट इनफैक्ट मैं मिस केसवानी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। योर ऑनर, इस तोते के डैडी यानी कि अप्पा मिल गए हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। वणकम सर, वणकम। मेरा नाम मुत्तू है, क्राफर्ड मार्केट में मेरा बिट का दुकान है। ये तोता राजू मेरा दुकान से खरीदा था 2 महीने का पहले। तो इस तोते की मेरा मतलब है इस तोते की बिक्री की कोई रसीद, कोई बिल साथ में लाए हैं? है ना सर, लाया है, ये देखिए। 14 जून को आपने ये अलेक्जेंडर पैरेट बेचा मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को, योर ऑनर। हाँ सर, उधर बैठा ना, वही साहब है। उसने तोता खरीदा। हाँ सर, उसको एक दूसरे तोते का एग्जैक्ट कॉपी चाहिए था। माफी चाहता हूं मिस्टर कोटरियाल, रहा नहीं जा रहा मुझसे। आपके तो तोते उड़े हुए लग रहे हैं। क्या बात है? आप ठीक कह रहे थे वकील साहब, ये तोता चैको नहीं है। असली चैको सही सलामत मेरे दोस्त के घर पर है। ये तोता मैंने मार्केट से खरीदा था और बहुत मुश्किल से इसे मैंने गीता के खिलाफ बोलना सिखाया था। ऑर्डर, ऑर्डर। राइट। और ऐसा आपने क्यों किया ये भी अदालत को बता दीजिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मिस्टर मधोक की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया था, इसलिए इससे पहले कि मिस्टर मधोक मुझे पकड़ते, मैंने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया। ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन मैंने प्लान बनाया,
मारा नहीं। जज साहब, मैंने प्लान बनाया, मारा नहीं। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर कोटरियाल। प्लान बनाया लेकिन उन्हें मारा नहीं। अब तो साफ साफ साबित हो चुका है कि उनके मरने से सबसे बड़ा फायदा आप ही को था। साहब, मैं मानता हूँ मुझे फायदा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नहीं मारा। देखिए, मैं आपको ठीक ठीक बताता हूँ कि हुआ क्या था। उस रात को ठीक 10 बजे मुझे मिस्टर मधोक का फोन आया। हेलो कोटरियाल, मेरे फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। उस फोन से मुझे अंदाजा हो गया था, उस ऑडिटर से मेरे खिलाफ मिस्टर मधोक को सारे सबूत मिल गए होंगे। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और मैंने उस तोते को साथ लिया और मैं मिस्टर मधोक के फार्म हाउस पर पहुंच गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। मिस्टर मधोक, मिस्टर मधोक। और अंदर सोफे पर मिस्टर मधोक की लाश। मैंने करीब से देखा तो पता चला कि उन्हें किसी ने गोली से मारा था। फिर मैंने जमीन पर एक पेपर पड़ा देखा जिस पर ऑडिटर ने साफ साफ लिखा था कि सारे पैसों की चोरी मैंने की थी। उस वक्त तो मैंने वो फैक्स चुरा लिया, लेकिन घबरा गया कि कल को ऑडिटर अदालत में कह देगा कि चोरी मैंने की तो सब समझेंगे कि कत्ल भी मैंने किया। इसलिए ज़रूरी था कि मर्डर ना करते हुए भी मैं अपने आप को बचाऊं। इसलिए मैंने तोते बदले ताकि मुझ पर इल्ज़ाम आने से पहले गीता पर जाता और जैको को लेकर मैं वहां से भाग गया। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, और अब तक हम इस बेचारी मासूम लड़की को दोषी ठहरा रहे थे, जबकि सारी साजिश तुमने की थी। मैं मानता हूँ सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने खून नहीं किया। शट अप! तुम्ही ने मारा है मिस्टर मधोक को, और अब जब पकड़े गए हो तो बात बदल रहे हो। तुम एक बार हमें धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। योर ऑनर, इस आदमी को दफा 406, दफा 302 और दफा 503। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं? क्या हुआ केडी? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हारे मुवक्किल को बचाकर इस केस में इंसाफ कर रही हूँ। लेकिन एक बेगुनाह को बचाकर दूसरे बेगुनाह को सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कैसा इंसाफ है? ये क्या कह रहे हो तुम केडी? केडी, तुम्हें लगता है कि मिस्टर कोटरियाल सच बोल रहे हैं? मुझे लगता नहीं योर ऑनर, पूरा यकीन है कि मिस्टर कोटरियाल सच बोल रहे हैं। ये सही है कि इन्होंने गबन किया, ये सही है कि इन्होंने मिस्टर मधोक को मारने का प्लान बनाया, लेकिन इन्होंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। फिर कौन है मिस्टर मधोक का कातिल? योर ऑनर, मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को जो फैक्स भेजा था, हम अब तक नहीं जानते थे कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा या नहीं, लेकिन कोटरियाल साहब के बयान के बाद ये साबित हो गया है कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इसका मतलब ये हुआ कि रात 10 बजे तक मिस्टर मधोक को पता चल गया था कि गबन मिस्टर कोटरियाल ने किया। लेकिन कर्नल थापर ने अदालत में यह बयान दिया था कि मिस्टर मधोक ने उनसे कहा कि उन्हें यकीन है कि गबन गीता ने किया है और उन्हें सिर्फ सबूत का इंतजार है, उसके बाद गीता गई जेल। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। ऑब्वियसली योर ऑनर, कर्नल थापर ने झूठ बोला था। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। हाँ तो कर्नल थापर, उस दिन अदालत में ये गीता के खिलाफ मन घड़ंत कहानी आपने बनाई, क्यों झूठ बोला था? झूठी गवाही मेरी नहीं है, संजय मधोक की है। आप उसी से पूछिए गीता को लेकर उसने मुझसे क्यों झूठ बोला। I like it. बड़े शातिर हैं आप जानते हैं कि संजय मधोक की लाश उठकर अदालत में आने वाली तो है नहीं गवाही देने, इसलिए आप ये सारा कुछ उस पर डाल रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी कर्नल साहब मेरे मन में एक सवाल रह जाता है। उस दिन जब मिस्टर कोटरियाल ने अदालत में झूठी गवाही दी थी, आपने उस झूठ का साथ दिया था, आपने भी झूठी गवाही दी थी, क्यों ऐसा? उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और
उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जी, मुझे नहीं लगता कि संजय ने उस फैक्स को देखा था। मैं भी गीता को फंसाना चाहता था। आप भी गीता को फंसाना चाहते थे? कर्नल साहब, मिस्टर कोटरियाल गीता को फंसाना चाहते थे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन आप क्यों फंसाना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय मधोक का कत्ल गीता के सर पर डाल के आप खुद बचना चाहते थे? Am I right? Am I right? I think I'm right. आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। ऐसा करके आप हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं। वैसे भी आपकी ये खामोशी आपके काम नहीं आने वाली। अदालत में खामोशी के दो ही कारण होते हैं, या तो आपको छिपा रहे हैं या संजय मधोक का कत्ल आपने किया है। मैं वो एक गलती थी। वो एक गलती थी। कर्नल साहब, गलती का समाधान गलती मान लेने से होता है, सच को छिपाकर नहीं। अदालत को बताइए कि सच क्या है। साले चोर हैं, चोर। जहां देखो वही साले पीठ में खंजर भोंकने वाले चोर। हेलो कोटरियाल, फिर फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। क्या बात है संजय, इतने गुस्से में क्यों हो? जिससे देखो वही मेरा पैसा छीनना चाहता है। अपनों के नाम पर दुश्मनों से घिरा हूं मैं, दुश्मनों। कलयुग का जमाना है मेरे दोस्त। ये मत भूलो कि तुम भी उसी कलयुग का हिस्सा हो। था पर दोस्ती के नाम पर तुमने भी मुझे धोखा दिया है। फार्म हाउस के नाम पर मार्केट प्राइस से दुगनी रेट में बेचा है तुमने मुझे। क्या आप पागल जैसी बातें कर रहे हो? ये फार्म हाउस मैंने तुम्हें मार्केट रेट में बेचा है, बल्कि बेस्ट प्राइस में। बेस्ट प्राइस तुम्हारे लिए होगा, बेस्ट प्राइस मेरे लिए नहीं। दोस्त बनकर तुमने एक फार्म हाउस के नाम पर खंडर बेचा है, खंडर टूटा फूटा। अफसोस था पर कि तुम भी औरों की तरह एक चोर निकले। हाउ डेयर यू संजय, जबान पे लगाम दो, वरना क्या क्या करने का वरना? अरे पैसा तो तूने छीन ही लिया, अब क्या मेरी जान लेगा? क्या करेगा तू वरना? ले नीचे रखो, पता नहीं छीनने दूंगा। एक इज्जतदार आर्मी ऑफिसर के ऊपर चोरी का इल्जाम? मेरे सारे करियर में मेरे सीनियर से लेकर मेरे जूनियर तक आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। सर ऊंचा और सीना चौड़ा रख के मैं आर्मी से रिटायर हुआ, और उस आदमी ने मुझे चोट ठहरा दिया। उसकी इतनी हिम्मत! मधोक के लिए तो सभी चोर थे, क्योंकि वो खुद एक चोर था। मेरे हाथों नहीं तो किसी और के हाथों मरता, किसी और के हाथों। यह अदालत संजय मधोक की हत्या के लिए कर्नल थापर को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस्टर ब्रिज कोटरियाल पर धोखाधड़ी, गबन और सबूतों को बदलने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म देती है। मिस गीता मिश्रा को इस केस में बेकसूर पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है।
द केस इज क्लोज्ड। Congratulations, Katie. Till Well next time. deserved. बेटी, आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू केडी। एक माँ होकर मेरा अपनी बेटी पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन तुमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। केडी पाठक का सत्य पे से विश्वास कैसे उठ सकता है? ये तो मेरी लाइन है ना? बापा, 1.5 दिन पहले आप इस घर में विराजमान हुए थे। आज आपके विसर्जन का समय है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी। विघ्न करता हूं ना आप, मुश्किलों को दूर करने वाले। आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल मेरे सामने खड़ी है। कसम है मुझे मेरे बच्चों की, जब तक मेरे जीवन से ये मुश्किल आप दूर नहीं कर देते, मैं आपका विसर्जन नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगी इस घर से, नहीं जाने दूंगी। केडी पाठक, मिसेस बिली मौर्य, ईद और गणेश चतुर्थी एक साथ आई मतलब मुंह डबल मीठा। ये देखो, आहा क्या शीर खुरमा भेजा है जुम्मन दर्जी ने। वही जिसको तुमने फैशन शो मर्डर केस में बचाया था। वो है। और ये मोडक? मोहित शर्मा जी क्या है? वो ज्वेलरी मर्डर केस था ना, वही। यानी मेरे दोस्त मानव की मम्मी? तब तो इसमें मेरा भी हिस्सा है। वापस रख, वापस रख। केडी पाठक जी। जी माफ कीजिए, बिना टाइम लिए आपसे मिलने चली आई। दरअसल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ साहब। ले, सबके साथ शेयर करके खा जाओ वहां बैठ के। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं इन्हें प्रसाद खाने नहीं दूंगी। मिसेस बिली मौर्य, आओ बच्चों, बैठो। बैठिए। बताइए, कौन है आपके पति? कहाँ है वो? जी, रविकांत विचारे अपनी खुद की टैक्सी चलाते हैं, लेकिन 2 दिन से वो जेल में है, मर्डर के केस में। Nice. Sir, you come मुंबई सही टाइम पे। Now it's गणेश उत्सव, हमारा सबसे प्यारा भगवान। भाई हाँ, इसलिए ही आया हूँ गणेश उत्सव पंडाल का फोटोज खींचने। अरे यू नो हिंदी? या भाई ब्रिटिश फोटोग्राफर हूँ और लंदन डेली न्यूज़पेपर लंदन टाइम्स के लिए भी काम करता हूँ। मैं हर साल आता हूँ। क्या बात है साहब, मतलब आप इतनी दूर से? तरीके ये नाकाबंदी। पुलिस? अरे टेंशन मत लो साहब, ये तो हर रोज का काम है, बस 2 मिनट लगेगा। नो इधर से ही चला जाता हूँ। ओके, ये लो। लेकिन साहब, कीप द चेंज। शिंदे, रोक उसको, रोक, पकड़।
टैक्सी वाले कहाँ भाग रहे थे? साहब घर जा रहे हैं साहब। कहाँ दिखा? रविकांत कहाँ भाग रहा था? साहब घर जा रहे हैं साहब। डिक्की खोल। डिक्की का ताला खराब है साहब, नहीं खुलता है। डिक्की खोल बोला ना। ठीक है साहब। चल खोल। कौन है? साहब ये पता नहीं कैसे आई मेरी डिक्की में। ये तो मर चुका है। साहब मैंने नहीं मारा इसको। कहाँ लेके जा रहा था लाश? नहीं साहब पता नहीं ये कैसे आया मेरी डिक्की में साहब। शिंदे गिरफ्तार कर लो इसे। मैं समझा ही नहीं रवि, तुम कह रहे हो कि तुम उस आदमी को जानते भी नहीं और मुझे यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर उसकी लाश तुम्हारी टैक्सी में कैसे आई? मेरे को पता नहीं साहब। आयशप्पा मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मेरे को बचा लो साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बचा लो। हौसला रखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आप मेरे पास कैसे आ गई? किसने भेजा आपको? इन्होंने। रविकांत बेचारे, तो तुम्हारा कहना है कि 2 सितंबर को तुम्हारी टैक्सी MH02JS393 में से जो लाश बरामद हुई उसके बारे में ना तो तुम जानते हो और ना ही तुमने उसे मारा, तो फिर वो लाश डिक्की में आई कहां से? क्या उसने अपने आप को मार डाला और फिर वो तुम्हारे टैक्सी के पास आया और अंदर जाकर छुप गया? नहीं, मैंने नहीं। फिर वो लाश डिक्की में आई कहां से? योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन के इस सवाल का जवाब रवि के पास नहीं होगा, क्योंकि ये 24 घंटे अपनी टैक्सी के साथ तो रहता नहीं, तो इसकी गैर मौजूदगी में किसी ने वो लाश डिक्की में रखी है। रवि, तुमने आखिरी बार डिक्की कब खोली थी? सर रोज की तरह मैं सुबह 9 बजे टैक्सी बाहर निकालने के पहले डिक्की खोली, चेक किया था साहब, अंदर कुछ नहीं था साहब। यानी कि 9 बजे के बाद किसी ने वो लाश। 1 मिनट, सॉरी टू कट यू केडी। डिक्की खोली, लेकिन तुमने तो पुलिस से कहा कि डिक्की का ताला खराब है, खुलती नहीं। पता नहीं, सुबह तो ठीक था पर दोपहर को खराब हो गया था। जाहिर है, क्योंकि दोपहर तक तुमने उसमें लाश रख दी थी। मिसेस उमा, उस आदमी की मौत कैसे हुई थी? जहर के असर से जज साहब। जज साहब, इस रुमाल को आर्सेनिक से बने ओडोलेस सॉल्यूशन में डुबाकर और इसे सुंघाने से उसकी मौत हुई। इस शीशी में वो जहर है। पुलिस को ये शीशी उस टैक्सी के ड्राइवर सीट के नीचे मिली, यानी कि कत्ल का हथियार। साहब देवा शपथ मुझे नहीं पता, ये शीशी मेरे सीट के नीचे कैसे आई? एंड योर ऑनर, इस शीशी और रुमाल दोनों पर रवि की उंगलियों के निशान मौजूद नहीं है। जाहिर है, शीशी पर से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए हैं और कपड़े पर निशान आते नहीं। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए केडी पाठक। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? मसलन कौन था वो, क्या नाम, पता कुछ? जी जज साहब, मरहूम का नाम दिवाकर चोपड़ा है, दिल्ली का ड्राई फ्रूट ट्रेडर है। ये पर्स उसके पैंट की जेब में मिला।
लेकिन इसमें से पैसे गायब हैं। कितने पैसे थे इसमें? मैडम मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हो? सोने की चेन और घड़ी तो तुमने चुरा ली और पैसे छोड़ दिए। जज साहब, ये सोने की चेन और ये घड़ी रवि की टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में मिले और इन पर मरहूम दिवाकर चोपड़ा की उंगलियों के निशान हैं। जाहिर है ये चीजें उसी की है और इनका उसके ग्लव कंपार्टमेंट में होना यानी रवि ने ही इन चीजों को चुरा कर वहां रख दिया। कत्ल से पहले या कत्ल के बाद? माँ बाप मेरे को नहीं पता। ये चैन, ये घड़ी। तुम्हें पता क्या है रवि? हाँ, इतना तो पता है ना कि तुम्हें अदालत किस लिए लाया गया है, या नहीं पता? नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें लालच आ गया और तुमने अपने निहत्थे पैसेंजर को मारकर उसे लूटा और उसकी लाश तुम ठिकाने लगाने ही जा रहे थे। I object, Your Honor। एक सोने की चेन और एक घड़ी के लिए रवि जैसा ईमानदार टैक्सी ड्राइवर अपनी बरसों की मेहनत, अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार को दांव पर नहीं लगाएगा। क्यों केडी? क्या इससे पहले कभी किसी टैक्सी ड्राइवर ने कोई जुर्म नहीं किया पैसों के लिए? जज साहब, आज से 12 साल पहले इसी अदालत में मैंने एक केस लड़ा था और जीता भी। केस नंबर 324/99, जगत राम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां जगत नाम के टैक्सी ड्राइवर को उम्र कैद की सजा हुई थी क्योंकि उसने अपने पैसेंजर के साथ लड़ाई करके उसे छुरा मारा था। कत्ल की वजह 20 रुपए का छुट्टा नहीं था टैक्सी वाले के पास। 20 रुपए। जब 20 रुपए के लिए एक टैक्सी ड्राइवर अपनी रोजी रोटी कत्ल करके दांव पर लगा सकता है, वहां ये घड़ी और सोने की चेन कम से कम 2.5 लाख की होंगी। Silence in the court, please. 2.5 लाख, जो उस कर्जे की रकम है जो रविकांत ने अपने खोली के लिए ली है। एक, नाकाबंदी से भागना। 2, टैक्सी से लाश का मिलना। 3, टैक्सी से कत्ल का औजार मिलना। 4, चोरी की घड़ी और सोने की चेन। 5, कर्जे की रकम। इन 5 उंगलियों को मिलाकर बनती है मेरे 23 साल के प्रोसिक्यूशन की मुट्ठी, जो केडी पाठक जैसे होनहार लेकिन जूनियर लॉयर भी नहीं बन सकते। प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही मजबूत है केडी। मजबूत है योर ऑनर, लेकिन अटूट नहीं। और उसकी वजह यह है कि इस जुर्म का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी ने यह कत्ल किया और उसके बाद लाश को रवि की टैक्सी की डिक्की में छुपाया। किसने? यही तो पता लगाना है योर ऑनर। उस दिन सवेरे 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रविकांत की टैक्सी में 3 लोगों ने सवारी की। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूं ताकि वो इस केस पे रोशनी डाल सके। क्या तीनों विटनेस मौजूद हैं? अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 लोगों का पता चल पाया है। तीसरा अब भी लापता है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रविकांत के उस दिन की पहली पैसेंजर को, जिन्होंने अंधेरी से बैंड्रा कुर्ला तक टैक्सी ली, मिस सविता झाला। साहब, यही लड़की थी साहब। उस दिन मैं टैक्सी को साइड में पार्क करके होटल में चाय पीने गया था। 10 बजे का टाइम था साहब। बाहर आके देखा तो मैडम टैक्सी के पास खड़ी थी, बहुत घबराई हुई थी साहब। वो टैक्सी में बैठी और फिर सांता क्रूज में उसका दोस्त भी टैक्सी में आके बैठ गया। फिर दोनों के बीच पता नहीं अंग्रेजी में कुछ बड़ा बहस हुआ साहब। फिर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे मैडम गुस्से से उतर गई साहब टैक्सी से। उसका दोस्त भी उसके बाद उतरा।
हाँ तो मिस झाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको याद है वो उस टैक्सी की डिक्की खुली हुई थी उस समय? कौन सी टैक्सी? कैसी डिक्की? और मैं इसकी टैक्सी में कब बैठी? या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर इसे कोई गलतफहमी हुई है। मे बी कोई और लड़की हो। ओ मैडम, क्या बोल रही हैं आप ही थी? आप ही टैक्सी की डिक्की के पास खड़ी थी बैग लेकर। साहब इसी ने उसको लाश को डिक्की में डाला होगा साहब। अरे ये क्या बोल रहे हो? ना मैंने तुम्हें कभी देखा है और ना ही तुम्हारी टैक्सी को। मिस जाला, क्या आप जानना चाहेंगे कि हमने आपके बारे में पता कैसे लगाया? रवि के बयान के मुताबिक उसने अंधेरी के रत्नाकर कॉलोनी से सवारी ली और बांद्रा कुर्ला के मैक्स इंडिया बैंक बिल्डिंग के सामने सवारी को उतार दिया। हमने अंदाजा लगाया कि शायद वो सवारी मैक्स इंडिया बैंक में काम करती होंगी, तो वहां के कर्मचारियों से बात करने के बाद हमें पता चला कि उनकी एक ही मुलाजिम अंधेरे की रत्नाकर कॉलोनी में रहती हैं, जिनका नाम मिस सविता झाला है, यानी कि आप। तो उससे क्या साबित होता है? और वैसे भी उस दिन मैं ऑफिस टैक्सी से नहीं बस से गई थी। बस से? जी हाँ। अजीब, ये कैसे हो गया? क्योंकि मिस झाला, मैक्स इंडिया बैंक बिल्डिंग के गेट से घुसते हुए गाड़ी का नंबर सिक्योरिटी गार्ड में लिखा था, ये देखिए, MH02JS 393, जो किसी बस का नहीं, रविकांत की टैक्सी का नंबर है। और हम सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान भी दिया है कि उसने आपको इनकी टैक्सी से उतरते हुए देखा, एक बैग समेत। और आपके पीछे पीछे आपके कोई पुरुष मित्र भी उतरे थे बैग समेत। वैसे कौन थे वो मित्र आपके? क्या क्या संबंध है आप दोनों के भी? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, अदालत को इन बातों से क्या मतलब। ये बताइए कि वो जो बैग्स आप दोनों के पास थी, क्या था उनमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का जाती सामान था उसमें और आप दोनों एक दूसरे के साथ भागना चाहते थे? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं। मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैंने आमोद को भी समझाया कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। और हमारे बीच लड़ाई भी हुई, इसलिए मैं भागने के बदले ऑफिस उतर गई। घबरा मत सविता, तुम अदालत में इसलिए झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले इस बात को जाने कि तुम उस लड़के के साथ घर से भागने की सोच रही थी। ये भी हो सकता है कि तुम अदालत में इसलिए झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम ऐसी टैक्सी में बैठी थी जिसकी डिक्की में लाश पड़ी हुई थी, जिस लाश को शायद आप ही ने। नहीं, मुझे नहीं पता कि उस टैक्सी में लाश है और ना ही आमोद को। तो फिर एक बात बताइए मिस झाला, आप और आपके जो मित्र हैं मिस्टर अमोद, ये जो भारी भारी बैग्स आपके साथ थे, टैक्सी की डिक्की में रखने के बजाय, जैसे कि आमतौर पे सब करते हैं, आपने बैग्स अपने साथ टैक्सी के अंदर रखे। क्यों, कोई खास वजह? जी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब शायद ये है मिस झाला कि आप जानती थी कि उस टैक्सी की डिक्की में लाश है जो शायद आपने या आपके मित्र आमोद ने वहां रखी। योर ऑनर, अंधेरे ईस्ट की रत्नाकर कॉलोनी जहां से सविता बैठी और सैंताक्रूज स्टेशन जहां अमोद बैठे, दोनों ही बहुत बिजी एरिया से। जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? एक भारी सी लाश ढोकर कोई डिक्की में रखे और किसी को पता भी ना चले। मैं प्रोसिक्यूशन की बात से सहमत हूँ। मिस सविता की घबराहट उनकी जाती कारणों से होगी। लाश अगर टैक्सी में आई होगी तो इस सवारी के बाद। तुम्हारे पास कोई और गवाह है केडी? यस योर ऑनर, रविकांत की अगली सवारी जो टैक्सी में अपना सेलफोन भूल गए थे, जिसके जरिए हमने उनको ट्रेस किया, मिस्टर अभिज्ञान रोहरा। मुझे मालूम था,
मालूम था मुझे, तेरी तो टैक्सी का नंबर देखते ही मुझे डाउट हो गया था। ये साली पनौती है मेरे लिए। पूरा दिन खराब हो गया तेरे चक्कर में, ऊपर से तूने मेरा मोबाइल भी चुरा लिया। और अब यहाँ खड़ा हूं मैं कटघरे में तेरी वजह से। मिस्टर अरोरा, आपके इस रिकैप के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। चलिए अब ये बताइए कि आपने रविकांत की टैक्सी कब पकड़ी, कहां से कहां तक? क्या कब और कहां तक के लिए वकील साहब, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैंने इसकी टैक्सी बैंड्रा रेक्लेमेशन से पकड़ी और इससे कहा कि मुझे वाशी जाना है, नवी मुंबई। क्यों वाशी? क्यों वाशी? क्यों मतलब क्या वकील साहब? अरे भाई मेरी फैक्ट्री है वहां पर। तो फिर आप तकरीबन 1 बजे बीच रास्ते में यानी कि साइन में उतर गए। क्यों उतर गए? उतरा नहीं वकील साहब, साइन पर ही इसकी खटारा टैक्सी का टायर पंचर हो गया। अब मैं क्या इसके पंचर चिपकाने का इंतजार करता? मैंने तो इसे आधे पैसे दिए और इससे जान छुड़ा ली। मिस्टर रोहरा, पूरी ड्राइव में आपको टैक्सी की डिक्की में से कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, आवाज तो आई। बल्कि इसकी खटारा टैक्सी के तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी मुझे। अरे अंजर पंजर ढीले हो गए इसके खटारा के, इसलिए मैं तो खुशी खुशी जान छुड़ा ली। और इसी खुशी में आपका सेल फोन, आपका मोबाइल फोन जो है वो टैक्सी की सीट पर ही रह गया। हाँ, और इसने मेरा फोन मुझे लौटाया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ वकील साहब जो आपका मुझे फोन आ गया और मेरा सेल मुझे वापस मिल गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, रविकांत बेचारे का फोन वापस ना करना बेईमानी की निशानी है। मैडम मैंने फोन को देखा तक नहीं, ताई शपथ। एक बात बताइए मिस्टर रोहरा, आप तो टैक्सी की बैक सीट पर बैठे थे। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस को आपका फोन टैक्सी की फ्रंट सीट पर से मिला? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सीट के ऊपर ऐसे झुके थे आगे की तरफ ग्लव बॉक्स तक पहुंचने के लिए? मिस्टर पाठक, फोन आगे की सीट पर इसलिए था क्योंकि रविकांत ने उसे अपने पास रखा था। हाँ, इसी ने रख लिया होगा, चोर कहीं का। और अब तो खूनी भी। रविकांत ने खून किया, घड़ी चुराई, चेन चुराई, मोबाइल चुराया। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मिस्टर रोहरा, ये कमर में पट्टा, क्या आपके कमर में प्रॉब्लम है? नहीं, गर्दन में प्रॉब्लम है। ऑर्डर मिस्टर रोहरा, सवाल का जवाब सीधे तरीके से दीजिए। जज साहब, मालिक, अगर मैंने पट्टा कमर में बांधा है तो तकलीफ भी कमर में ही होगी ना? नहीं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। देख चुके हैं। फिर? और उनमें यही लिखा है कि मिस्टर रोहरा ना तो झुक सकते हैं और ना ही भारी बोझ उठा सकते हैं। फिर मिस्टर रोहरा, आपने दिवाकर चोपड़ा की 80 किलो की भारी लाश उठाई कैसे? ये क्या कह रही हैं आप? ये तो मुझसे नामुमकिन है। एग्जैक्टली। जज साहब, मिस्टर रोहरा का डिक्की में लाश रखना नामुमकिन है। लाश तो सुबह से ही डिक्की में मौजूद थी। साइलेंस। और इस बात को साबित करने के लिए कि सिर्फ रविकांत बेचारे जानते थे कि गाड़ी की डिक्की में लाश है, मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ। गजानन नाइक। नमस्ते माई बाप। योर ऑनर, ये वही मैकेनिक है
जिसने रविकांत के टैक्सी का टायर ठीक किया, राइट गजानन? जी। घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो टायर तुमने कब और कहाँ ठीक किया। जी सर। मैडम। जी जी, माफ करिए मैडम, मेरी अपनी पंचर की दुकान है, विनायक टायर शॉप के नाम से, जो साइन में गणेश मंदिर के पास है। ये आदमी मेरी शॉप में अपनी टैक्सी लेके आया। उसके टैक्सी का पिछला टायर पंचर था। वो पंक्चर टायर लेकर तुम्हारे पास आया? जज साहब, नॉर्मली जब टायर पंक्चर होता है तो सबसे पहले डिक्की खोली जाती है और फिर स्टेपनी को निकालकर उस पंक्चर टायर की जगह फिट किया जाता है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया रविकांत? मुझे लगा बस 2 मिनट पे पंक्चर वाला है, तो इसके लिए मैं मगजमारी क्यों करूं? या फिर इसलिए क्योंकि तुम डिक्की नहीं खोलना चाहते थे? तुम जानते थे कि टैक्सी की डिक्की में लाश है। गजानन, जाहिर है तुमने तो डिक्की खोली होगी जैक निकालने के लिए। नहीं मैडम, इसने मुझे रोक दिया। इसने कहा कि मेरी डिक्की का लॉक खराब है, खुलेगा नहीं। तो फिर मैंने अपने जैक से गाड़ी को ऊपर उठाया। इसने तुम्हें भी डिक्की खोलने नहीं दी? माँ बाप, मेरा यकीन कीजिए, वो लॉक पहले से ही खराब था। तुम्हारा नसीब खराब है रविकांत, जो तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया। ना तो तुमने खुद डिक्की खोली, ना किसी को खोलने दी, क्योंकि तुम जानते थे कि उस डिक्की में लाश है। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो फिर वो लाश आई कहां से? जादू से? बताओ रविकांत, लाश आई कहां से? काम डाउन मिसेस दीक्षित, काम डाउन। योर ऑनर, रविकांत ने हमें बताया कि उस दिन इसकी टैक्सी में 3 लोगों ने सवारी की। तीसरा एक अंग्रेज जब इसकी टैक्सी तक आया तब ये होटल में खाना खा रहा था। टैक्सी के आसपास कोई नहीं था। उस अंग्रेज का कुछ अता पता है तुम्हारे पास? योर ऑनर, टैक्सी में बैठने से पहले कोई अपना कांटेक्ट नंबर नहीं देता। उसे कैसे तलाश करूं? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है केडी। या तो उस आदमी को ट्रेस करके इस कत्ल से जोड़ना होगा तुम्हें, या फिर इसमें हार माननी होगी। घबराओ मत केडी, अपने सीनियर से हारने में कोई शर्म की बात नहीं। योर ऑनर, लाश की तहकीकात के बाद पुलिस को एक नया एविडेंस मिला है। उस आदमी का नाम दिवाकर चोपड़ा नहीं बल्कि मनु नागपाल है। साइलेंस। मनु नागपाल जो एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसकी पुलिस को ड्रग स्मगलिंग के 9 अलग अलग केसेस में तलाश थी। ड्रग स्मगलिंग? जी हाँ योर ऑनर, ये इसका पुराना हथकंडा था। अक्सर टैक्सियों में ड्रग स्मगल करके एक सिटी लिमिट से दूसरी लिमिट तक ले जाना। पुलिस को आरटीओ की मदद से ऐसी 5 टैक्सियों के नंबर मिले हैं। उनमें से एक टैक्सी का नंबर है MH02 JS393, रवि विचारे की टैक्सी। साइलेंस। ओह माय गॉड, ये तो नया कनेक्शन है। अब समझ में आ गया। वो बॉस, तुम मुलाजिम। जरूर कमीशन को लेकर झड़प हुई होगी। नहीं साहब, मैडम, ये टैक्सी मैंने 2 महीने पहले किसी दूसरे से खरीदी थी। अब तो तुम दोनों तरफ से फंस गए हो रविकांत। एक तरफ मर्डर तो दूसरी तरफ ड्रग्स स्मगलिंग। योर ऑनर, इस नए एविडेंस ने इस केस पर नई रोशनी डाली है। एक ड्रग स्मगलर के हजारों दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी मार सकता था मनु नागपाल को। मैं चाहता हूं कि इस केस की छानबीन करने के लिए मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। हो सकता है कि इस दौरान
मैं उस अंग्रेज को भी ढूंढ निकालूं। ठीक है, यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मानसी, तू मेरी बात मान, जिद मत कर, गणपति महाराज का विसर्जन कर दे। नहीं, जब तक वे मेरा विघ्न दूर नहीं करते मैं विसर्जन नहीं करूंगी। अब ये मेरे भगवान की परीक्षा है। जी के साथ साथ ये मेरी भी परीक्षा है। वरुण, अगर मैं ये केस हार गया तो मानसी का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। केडी सर, जितना मैंने इस केस को स्टडी किया, मेरा पूरा डाउट उस अंग्रेज पर है। वो पुलिस को देखकर ऐसे भागा था जैसे गाय के सर से सींग। आई एम वेरी श्योर उसी ने उस लाश को टैक्सी में डाला होगा। हाँ, लेकिन एक अंग्रेज टूरिस्ट को इस शहर में ढूंढेंगे कैसे? ये भी पता नहीं कि शहर में होगा या नहीं। रवि ने क्या कहा था वो? मैं एक ब्रिटिश फोटोग्राफर हूँ और लंदन डेली न्यूज़पेपर लंदन टाइम्स के लिए भी काम करता हूँ। फोटोग्राफर है। अभी तक तो छप गई होगी वो तस्वीर। मिल गया, ये देख, लंदन टाइम्स। फोटोग्राफर का नाम जावेद स्मिथ। तो एक काम कर, इनके लंदन ऑफिस फोन कर और पता लगा कि ये गोरा इस वक्त मुंबई में कहाँ होगा। राइट सर। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। योर ऑनर, मिस्टर जावेद स्मिथ एक ब्रिटिश फोटोग्राफर है और इस केस की आखिरी घड़ी रविकांत की टैक्सी की उस दिन की आखिरी सवारी। तो मिस्टर स्मिथ, और जो हिंदी बोल लेते हैं आप? No, I don't know Hindi at all. फिर तो योर ऑनर इन्हें फांसी का फरमान इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाना पड़ेगा। फांसी? मैंने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बड़ी तेजी से 30 सेकंड में आप हिंदी सीख गए। क्या माइंड है आपका? अब जरा इस माइंड को रिवाइंड करिए और बताइए कि उस दिन रविकांत की टैक्सी से पुलिस को देखकर, नाकाबंदी को देखकर आप घबरा कर उतर गए थे। क्या कारण था उसका? नहीं, मुझे लेट हो रहा था तो मैं वहां से पैदल गया। आपका ये बैकपैक पुलिस ने आपके होटल रूम से बरामद किया तो उसके पॉकेट से कुछ बू आ रही थी और लैब टेस्टिंग से पता चला है योर ऑनर कि वो बदबू चरस की थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, यू आर राइट। मेरे बैग में चरस था। साइलेंस। और मैं पुलिस को देखकर सोचा कि वो उसको सर्च करेंगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिस्टर स्मिथ के बैग में से ड्रग्स बरामद हुए। मनु नागपाल भी एक ड्रग डीलर था और मुझे पूरा यकीन है कि यह कत्ल इस ड्रग कनेक्शन की वजह से ही हुआ है। योर विटनेस। नो, आई स्वेयर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। डोंट वरी मिस्टर स्मिथ, मुझे आप पर पूरा यकीन है और बहुत जल्द अदालत को भी होगा। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तहत मनु नागपाल की मौत दोपहर के 1:30 और 2:30 बजे के बीच हुई और मिस्टर स्मिथ उस टैक्सी में लगभग 3 बजे के करीब बैठे। 3 ही बजे थे ना? हाँ, लगभग 3 बजे। देयर यू आर केडी। आपकी ही दलील आपके खिलाफ। इस हिसाब से मनु नागपाल और मिस्टर स्मिथ सहयोगी नहीं हो सकते। सो योर ऑनर, उस दिन रविकांत की टैक्सी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 6 लोग बैठे। 1 सविता झाला, 2 अमोद, 3
अभिज्ञान रोरा, 4 मिस्टर जेरी स्मिथ, 5 ड्राइवर रविकांत विचारे एंड ऑफ कोर्स डिक्की में मरहूम मनु नागपाल। इनमें से पहले 4 पर तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर बचा कौन? मनु नागपाल, जिसका कत्ल हुआ, और उसका कातिल रविकांत विचारे। भगवान जी, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना आपके भक्त को बचाना तो। चाबी? इंस्पेक्टर दवे, चाबी। डिक्की की है, बड़ी मुश्किल से खुलती है। चेक करते हैं। फिर से पंक्चर। विनायक टायर शॉप, ये तो वही टायर शॉप है जहां पर रवि की गाड़ी ठीक हुई थी। ये गणपति बप्पा मोरया। अरे भाई सुनो, तुम वही हो ना जिसने वो टैक्सी ड्राइवर रवि बेचारे के केस में गवाही दी थी? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता साहब? इतना घबरा क्यों रहे? यहाँ साहब अपन पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता साहब। समझ सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम। अब जल्दी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, चल। हेलो साहब। तो ये है फसाद की जड़, एक कील। आप तो लगी हो साहब कि आपके टायर से एक कील मिला साहब। जो रवि है ना टैक्सी वाला, उसके टायर से 4 कीलें मिली साहब। 4 कील? वो भी एकदम नहीं। 4 कील एक साथ, वो भी नहीं। गणपति बप्पा, लव यू। योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं रविकांत के टैक्सी के डिक्की के अंदर के हिस्से की, जहां लगे हुए खरोचों से साफ जाहिर होता है कि किसी ने डिक्की को अंदर से खोलने की कोशिश की थी इस स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करके। जिस पर मनु नागपाल की उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये हुआ यार ऑनर कि मनु नागपाल जब उस डिक्की में घुसा तब वो जिंदा था, मुर्दा नहीं। और एक पॉइंट पर उसने डिक्की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर के शोर के कारण रविकांत उसकी आवाज को सुन नहीं पाया। अब सवाल यह है योर ऑनर कि मनु नागपाल उस डिक्की में घुसा क्यों? वो शहर छोड़कर भागना चाहता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सी से बेहतर सवारी और क्या हो सकती है? तो मनु ने खुद टैक्सी रोकी, रविकांत से कहा कि टैक्सी की डिक्की खोलो, मुझे उसमें छुपना है। मिसेस दीक्षित, पूरी बात समझने के लिए पूरी बात सुन लेनी चाहिए। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मन्नू का कोई साथी था जिसने टैक्सी में बैठने से पहले रवि को बातों में उलझाया और मन्नू को समय मिला कि वो डिक्की का ताला तोड़ के उसके अंदर जाकर छिप जाए। अब ये भी बताओ कि वो साथी कौन था? जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूटर साहब कि उस दिन रवि की टैक्सी में जिन लोगों ने सवारी की थी उन्हीं में से ही कोई एक होगा। तो तुम्हारा कहना है कि मनु शहर से भागने के लिए रविकांत की टैक्सी की डिक्की में छुपा, फिर उसने रुमाल लिया, अपने चेहरे पर लगाया और अपने आप को मारने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपकी आधी बात सच है और आधी बात गलत। हाँ, मनु ने खुद अपने चेहरे पर रुमाल लगाया था। उसका कारण यह है योर ऑनर कि मनु को धूल से एलर्जी थी और डिक्की में धूल से बचने के लिए उसने ऐसा किया था, यह जाने बिना कि उसके साथी ने
पहले से ही वो रुमाल जहरीले सॉल्यूशन में डुबो दिया। थियोरी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। साबित कैसे करोगे? साबित करूंगा ना, और साबित करने के लिए योर ऑनर मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा विनायक टायर सर्विस के गजानन नायक को। गजानन, रवि के टैक्सी का टायर कैसे पंक्चर हुआ था? साहब 4 कीलें उसमें घुसी हुई थी, एकदम नई। 4 नई कील चमकती हुई ऐसी? हाँ साहब, वैसे कील है। कितने साल से पंक्चर बना रहे हो तुम? 9 साल से साहब। और अपने 9 साल के तजुर्बे में आपने कितनी बार देखा है कि ऐसी 4 नई चमकती हुई कील के कारण टायर पंक्चर हुआ? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। आपने कभी नहीं देखा? उसका कारण यह है योर ऑनर, क्योंकि वो 4 कील रास्ते पे पड़ी हुई नहीं थी, रास्ते पर डाली गई थी। किसी ने बड़ी शातिरता से रवि की टैक्सी में बैठने से पहले वो कील टायर के सामने डाली थी। गजानन, कौन से टायर में पंक्चर था? साहब वो ड्राइवर के पीछे का राइट साइड। ड्राइवर के पीछे का राइट साइड। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि किसी ने टैक्सी में बैठने से पहले वो कील नीचे डाल दी होगी, तो क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? हाँ। कितने बजे तुमने ये पंक्चर बनाया? करीब 1 बजे का टाइम था साहब। और तुम्हारे 9 साल के तजुर्बे में अगर ऐसी 4 कील के साथ पंक्चर हुआ हो तो पूरा हवा निकलने में, यानी कि फुल से फ्लैट होने में कितना समय लगता है? सब कील 4 थे, वो भी छोटे छोटे, तो मेरे हिसाब से आधे से पौन घंटे लगने चाहिए साहब। आधे से पौन घंटा, यानी कि अगर बैक ट्रैक करे योर ऑनर तो 12:15, और 12:15 बजे मिस्टर अभिज्ञान रोहरा रवि की टैक्सी में बैठे थे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूँ। क्या आपका कहने का मतलब है कि मैंने ही कील फेंक कर टायर पंचर कर दिया? जी हाँ मिस्टर रोहरा, ताकि जब टैक्सी ड्राइवर पंक्चर देखने के लिए उतरे तो आपको समय मिले वो घड़ी और वो चेन ग्लव कंपार्टमेंट में छुपाने का। वकील साहब, मैंने तो खुद वाशी जाने के लिए वो टैक्सी पकड़ी थी। मैं खुद अपनी टैक्सी का टायर पंचर कर दूंगा। वो इसलिए मिस्टर रोहरा ताकि आपको भागने का मौका मिले, अपने मरते हुए साथी की लाश से दूर, और इल्जाम टैक्सी ड्राइवर पर आए। मन्नू नागपाल मेरा दोस्त, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि आप ही थे जिसने वाशी तक वो टैक्सी हायर की थी, और आप जानते थे कि मन्नू को मुंबई में ढूंढा जा रहा है, नवी मुंबई में नहीं। देखिए, मेरा और मन्नू नागपाल का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जा रहा था अपने जूतों की फैक्ट्री में जो वाशी में है। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पता कर सकते हैं। पूछा हमने, और आपके स्टाफ का साइंड स्टेटमेंट है जज साहब की टेबल पर, जो ये कहता है कि आप उस दिन अपने फैक्ट्री गए ही नहीं। अब नहीं, एक्चुअली जज साहब वो देखिए मिस्टर रोहरा, वो जो कील जिससे पंक्चर हुए थे वो कील जूते बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कील आपकी फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं मिस्टर रोहरा। आपका खेल खत्म हो गया। आप जुर्म कबूल करते हैं, या मैं जज साहब को वो तस्वीरें दिखाऊं? मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मैं उससे नहीं जानता था। आप मन्नू नागपाल को नहीं जानते? जी नहीं। कभी नहीं मिले? नहीं। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर। मिस्टर रोहरा और मिस्टर मन्नू नागपाल की एक साथ में ड्रिंक लेते हुए। क्या आप कहेंगे मिस्टर रोहरा कि आप मन्नू नागपाल को नहीं जानते? आपकी उनके साथ दोस्ती नहीं थी, आपने उन्हें नहीं मारा? हाँ, मैंने मन्नू नागपाल का खून किया है। लेकिन
मनु नागपाल और रोरा की तस्वीरें कहाँ हैं? माफ करिएगा योर ऑनर, मुझे ये छोटा सा झूठ तो रोरा के बयान के लिए इकबाल जुर्म के लिए बोलना पड़ा। बताइए अदालत को कि आपने मनु नागपाल को क्यों मारा? मन्नू नागपाल एक ड्रग स्मगलर था और मैं उसके इस धंधे में उसके बराबरी का पार्टनर। मेरे मन में लालच जागा। मैंने चाहा कि मैं वो पूरा का पूरा बिजनेस अकेला हथिया लूं। मैंने मन्नू नागपाल को मारने का फैसला किया। मैंने एक प्लान बनाया। जिस गाड़ी से हम लोग जाने वाले थे उस गाड़ी को मैंने खराब कर दिया और मैंने उससे कहा कि टैक्सी से चलते। बांद्रा के एक सुनसान रास्ते पर मैंने इसकी टैक्सी रोकी और इसके साथ वाशी तक के पैसों को लेकर बहस में लग गया। इसी बहस का फायदा उठाकर मन्नू ने इसकी टैक्सी की डिक्की चाकू से खोली और उसमें छुप गया, मेरा दिया हुआ जहरीला रुमाल लेकर। और टैक्सी में बैठने से पहले मैंने इसकी टैक्सी के टायर के सामने चालाकी से कीलें फेंक दी। मुझे पता था कि थोड़ी ही देर के बाद रुमाल का जहर असर करके मन्नू नागपाल को मार डालेगा और तकरीबन उतनी ही देर में टैक्सी का टायर भी पंचर हो जाएगा। और जैसे ही टैक्सी का टायर पंचर हुआ मैंने इसे टायर चेक करने के लिए बाहर भेजा। मौका पाते ही मैंने मन्नू नागपाल की गोल्ड चेन और वॉलेट इसकी टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में डाल दी और जहर की शीशी। मगर अफसोस, ये सब करते समय मेरा मोबाइल इसकी टैक्सी में गिर गया। यह अदालत अभिज्ञान रोहरा को मनु नागपाल के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रविकांत बेचारे को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस किड। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। अरे क्या हमारे लिए आप भगवान हो। ऐसा मत बोलिए, नहीं तो वो मुझसे रूठ जाएंगे। वैसे भी ये केस तो बाप्पा ने ही सॉल्व किया है। पापा ने? वो कैसे? हाँ आप देखिए ना, मेरे असिस्टेंट की बाइक बिल्कुल गणेश मंदिर के सामने खराब हुई और सबसे अहम गवाह इस केस के गजानंद विनायक टायर सर्विस वाले, ये गणेश जी के दूसरे नाम ही है। आपकी प्रार्थना सफल हो गई, इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।